फिर नेतन्याहू के हवाले से अफवाहें आ रही है कि नेतन्याहू पता नहीं कहां चला गया। अब नेतन्याहू इसराइल में तो मौजूद नहीं है, ये तो बहुत सारे सोर्सेज कह रहे हैं और कोई दावा नहीं करता कि वो इसराइल में है। यह कहा जाता है कि नेतन्याहू या तो हवा में ट्रैवल करता रहा है पिछले दिनों या अब किसी और जगह पे महफूज जगह पे चला गया है। और नेतन्याहू की एक जो वीडियो आई है उसके बारे में कहा जा रहा है कि यह नेतन्याहू है ही नहीं, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। और बाद लोग बड़े वसूख से दावा कर रहे हैं कि इसमें इसकी कभी 6 उंगलियां नजर आती हैं, कभी 5 नजर आती हैं और दांतों का डिजाइन और बाकी चीजें, तो वो उसको एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कार्रवाई करार दे रहे हैं। ये तो बहुत आगे है ना, अमेरिका और इसराइल तो बहुत आगे है इस टेक्नोलॉजी में, हम लोग तो भी बहुत पीछे हैं, बहुत, वो हमसे कई साल आगे हैं, बहुत आगे हैं। तो अब ये दावा किया जा रहा है, लेकिन देखिए अभी तक ये अफवाहें हैं, इनकी कंफर्मेशन नहीं दी जा सकती। फिर डोनाल्ड ट्रंप के लिए एक और जो बहुत बड़ा इश्यू है वो इश्यू है एप्स्टीन फाइल्स का। अब इसमें इल्हान उमर, आप जानते हैं खातून को, और ये बड़ी शानदार पॉलिटिशियन है, अमेरिका से इनका ताल्लुक है। उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है, उन्होंने कहा जी कि एप्स्टीन फाइल्स में डोनाल्ड ट्रंप का नाम 38,000 मरतबा आया है। अंदाजा करें आप, एक आदमी का 38,000 मरतबा नाम आ गया एप्स्टीन फाइल्स में। और आप सब जानते हैं ये फाइल्स क्या है, ये मासूम और कम उम्र लड़कियों के साथ जुल्म और ज्यादती की एक पूरी दास्तान है। दुनिया के अमीर तरीन और ताकतवर तरीन लोग अपनी अयाशी के लिए मुंह काला करते रहे, ये वो दास्तान है, मैं इससे ज्यादा क्या बताऊं आपको। लेकिन ये चीज है कि 38,000 मरतबा डोनाल्ड ट्रंप का उसमें नाम आया। और वो कहती है कि आप कह सकते हैं कि ट्रंप पेडोफाइल्स प्रोटेक्शन पार्टी का सरबराह है। ये इल्हान उमर ने, ये कांग्रेस वुमन है, इन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ ये बात की। और पूरे अमेरिका के अंदर इस वक्त ये एक तासुर है कि डोनाल्ड ट्रंप ने ये जो जंग शुरू की है इसकी वजह एप्स्टीन फाइल से तवज्जो हटाना है। फिर जो ईरान में बच्चियों के कत्ल वाले मामले पे डोनाल्ड ट्रंप ने झूठ बोला ना, वो गले पड़ गया। अब हर तरफ से ना सिर्फ मीडिया पे ये सवालात हो रहे हैं बल्कि सियासतदान भी ये कह रहे हैं कि अमरीकी सदर कैसे झूठ बोल सकता है। जब अमरीकी वजीर दिफा से या बाकी लोगों से पूछा जाता है कि कितने अमरीकी फौजी मारे गए अब तक इस लड़ाई में या कितने जख्मी हुए, नुकसान बता दो, तो वो उसके बारे में नहीं बता रहे। फिर हालत डोनाल्ड ट्रंप की ये हो गई है कि ईरान की फुटबॉल टीम को धमकी लगा दी, कहते नहीं वेलकम करता हूं ईरानी टीम को, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो अपनी हिफाजत के पेश नजर यहां पे आएंगे। अब अंदाजा करें आप कि अमरीकी सदर को यह दावा करना चाहिए था कि ईरानी टीम खुलकर आए, हम उसको प्रोटेक्शन देंगे, और यही एक बड़े लीडर की निशानी होती है। लेकिन अमन के नोबेल इनाम के हकदार लीडर ने यह कहा कि फुटबॉल की टीम को भी धमकी लगा दी। यानी खेलों को तो आप दूर रखते हैं जंग से, सियासत से, लेकिन फुटबॉल टीम को भी धमकी लगा दी डोनाल्ड ट्रंप ने। यह हालात है। अब आ जाए नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदर एक वाकया हुआ है और इसमें 2 ड्रोन्स रावलपिंडी में मार गिराए गए। पहले इतला आती है कि कुछ खैबर पख्तूनख्वा के ड्रोन्स हैं, उनके ऊपर फायरिंग वायरिंग हो रही थी। खैबर पख्तूनख्वा में लकी मरवत में दहशतगर्दी का बड़ा अफसोसनाक वाकया भी हुआ, 7 अफराद जाँ बहक हुए। और ये रूटीन बनती जा रही है बलूचिस्तान में और खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी बढ़ती जा रही है, क्योंकि दहशतगर्दों को बाई डिजाइन लाकर पाकिस्तान में बसाया गया। और ये काम पाकिस्तान की जर्नैलों ने किया था, जनरल बाजवा ने और जनरल नदीम अंजुम ने यह डिजाइन किया था। जनरल फैज भी एक दौर में इसका हिस्सा था। इमरान खान ने मना किया तो इमरान खान की हुकूमत गिराकर शहबाज शरीफ के जरिए से दहशतगर्दों को पाकिस्तान में ले आए, अब भुगत रही है पूरी कौम। तो मामला यह है कि ये जो 2 ड्रोन रावलपिंडी तक पहुंचे, ये रावलपिंडी तक आए कैसे? इनकी रफ्तार कोई जेट तैयारे जितनी तो नहीं है, ये इतना तेज तो नहीं आता। रास्ते में बहुत सारे एसेट्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं। ये एयरपोर्ट पे गिर सकते थे, ये किसी जहाज को निशाना बना सकते थे, ये किसी और तंसीब को निशाना बना सकते थे। ये यहां तक पहुंचे कैसे? पहला सवाल तो ये है। और ये आए कहां से? दूसरा सवाल ये भी है, अभी तक सिक्योरिटी फोर्सेस ने ये नहीं बताया। देखिए पाकिस्तान का मीडिया तो फितनातुल हिंदुस्तान डायरेक्ट चला देता है ना, वो तो आश्रय नहीं करता, उनको तो ऑर्डर दिया हुआ है जनाब जो भी चीज हो पाकिस्तान में पटाखा चले फौरन आपने खाते में डाल। लेकिन मामला यह है कि कोई कंफर्मेशन तो आए ना, बताया तो जाए इसके पीछे कौन है, तंजीम कौन सी है, दाइश वाले हैं, अलकायदा वाले हैं, तहरीके तालिबान पाकिस्तान है, तहरीके तालिबान अफगानिस्तान है, कौन है इसके पीछे? जो भी है उसका फिर नाम लिया, इसके पीछे इसराइल है, मुसाद है, कौन है? नाम लेना चाहिए ना, रॉ है इसके पीछे। तो ये पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक तो ये इंटेलिजेंस का फेलियर होता है बार बार, और ये इस तरह ड्रोन रावलपिंडी तक पहुंच जाए तो बड़ा अफसोसनाक है। लेकिन ये ड्रोन इतने वो काबिल ड्रोन नहीं थे, फारक किस्म के ड्रोन थे, तो इनका कोई तया पहुंचा करना मुश्किल नहीं था। तो ये 2 ड्रोन गिरा दिए गए हैं, इनके पीछे कौन है, जिम्मेदारी किसकी है, इसके बारे में अभी तक कोई इतला नहीं आई। अच्छा, ख्वाजा आसिफ ने इमरान खान को ताना दिया है कि इमरान खान ने अमेरिका और इसराइल के खिलाफ अभी तक कोई स्टेटमेंट नहीं दिया। ख्वाजा आसिफ साहब, 20 दिसंबर को इमरान खान साहब की आखिरी मुलाकात हुई थी और उनका ट्वीट आया था। यह जंग शुरू हुई है 28 फरवरी को, यानी इमरान खान साहब की आखिरी मुलाकात होने के भी 2.25 महीने के बाद यह जंग शुरू हुई है। तो इमरान खान इस पर स्टेटमेंट कैसे दे दे? इमरान खान का तो लगभग
कोई 2.5 महीने हो गए, पौने 3 महीने हो गए, कोई एक स्टेटमेंट बाहर नहीं आया। वो इसके ऊपर स्टेटमेंट कैसे दे दे? अखबार उसको नहीं मिलता, टीवी उसको नहीं मिलता, तो वो कैसे इसके ऊपर स्टेटमेंट दे दे? माजी में उसने हमेशा स्टेटमेंट दिया, खुलकर स्टेटमेंट दिया। लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि आपका लीडर नवाज शरीफ तो बाहर है, अखबार भी पढ़ता है, टीवी भी देखता है और सांस भी लेता है, बेहतरीन है, अपने रिश्तेदारों से, पार्टी वालों से मिलता भी है और शानदार जिंदगी गुजार रहा है। तो जो आपका लीडर है उसने अमेरिका को, डोनाल्ड ट्रंप को अभी तक तनकीद का निशाना क्यों नहीं बनाया? आपके लीडर ने अभी तक इसराइल को बराह रास्त तनकीद का निशाना क्यों नहीं बनाया? और शहबाज शरीफ ने अभी तक बोर्ड ऑफ पीस से निकलने का फैसला क्यों नहीं किया? और शहबाज शरीफ ने अभी तक अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप को तनकीद का निशाना क्यों नहीं बनाया और अमन का नोबेल इनाम वापस लेने का ऐलान क्यों नहीं किया, जब ईरान के अंदर 168 मासूम बच्चियां जिनकी उम्र 7 साल से लेकर 12 साल तक है, उन्हें बेदर्दी के साथ मिसाइल मार के कत्ल कर दिया गया। ये तो बाहर है ना, जरदारी तो बाहर है, नवाज शरीफ तो बाहर है, फजल रहमान तो बाहर है, एएनपी बाहर है, एमक्यूएम बाहर है, शहबाज शरीफ बाहर है, बिलावल बाहर है, मरियम, कोई तो बोलो, कोई तो बोलो। लेकिन नहीं बोलेंगे। इमरान खान से तवक्को करेंगे, वो जेल के अंदर बैठा हुआ है, उसकी मुलाकातें बंद की हुई, छोड़ के देखो, बाहर निकालो और 2 घंटे के अंदर ले लो जो स्टेटमेंट लेना है। जो सवाल पूछोगे डट के उसी वक्त जवाब देगा। आप भी जानते हैं इमरान खान को, हम भी जानते हैं और पूरा पाकिस्तान उसको जानता है, क्योंकि पाकिस्तान किसी और का वाकफ है या नहीं, इमरान खान का ठीक ठाक वाकफ है। आजाद कश्मीर में आज इंतखाबात हो रहे हैं। ये लगभग 5 मिलियन की आबादी है और इसके लिए भी 3 हिस्सों में इंतखाबात रखे गए हैं। यानी आबादी लाहौर से आधी भी नहीं है और इंतखाबात हो रहे हैं 3 हिस्सों में आजाद कश्मीर में। वजह यह है कि वहां के लोग डट कर खड़े हैं, वो पीछे हट नहीं रहे और एस्टेब्लिशमेंट को हर हाल में वहां पे एक कठपुतली हुकूमत कायम करनी है और उसके लिए वो कोशिश कर रहे हैं। हकीकत तो यही है, अब आप इससे आंखें चुरा सकते हैं। बिलावल ने पूरी कोशिश की किसी तरह वो लोगों को राम कर सके, उन्हें ये कह सकें कि वो अपोजिशन में थे, वो कुछ नहीं कर पा रहे आजाद कश्मीर के लिए, तो उन्हें बहुत ज्यादा सीटें चाहिए, उन्हें जिताया जाए ताकि वो आजाद कश्मीर के लोगों को उनके हकूक दिला सकें। हालांकि इस वक्त बिलावल की ही हुकूमत है आजाद कश्मीर में, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इक्तदार में है, आजाद कश्मीर में उनका वजीर आजम है, सारा सेटअप उनके कंट्रोल में है और उन्होंने ही जितना जुल्म और बर्बरियत हुई है, जो नोटिफिकेशंस जारी हुए हैं और जितने भी गलत फैसले हुए, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की आजाद कश्मीर हुकूमत ने किया। और वफाक के अंदर पीएमएलएन बैठी हुई है, जो कुछ भी वफाक की जानिब से हो रहा है आजाद कश्मीर में, उसके लिए शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ और उनकी सरकार जिम्मेदार। अब देखें ना, कभी ये सिंध के बच्चे बन जाते हैं कि जी मैं सिंध का बेटा हूं, सिंध की बेटी हूं, कभी ये बन जाते हैं मैं पंजाब की बेटी हूं, मैं पंजाब का बेटा हूं। अब ये सारे जाके आजाद कश्मीर के बच्चे और बेटे बेटियां बन गए। तो ये सिर्फ सियासतदानों का रिश्ता अवाम के साथ सिर्फ इलेक्शन तक ही होता है। ये इलेक्शन के नारे और दावे चल रहे हैं। आपको याद होगा इन्होंने कहा था पाकिस्तानियों को कि हम आपको 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त देंगे। फिर हमने देखा कि जो 100 यूनिट वाले हैं उनके भी बिल इतने आए कि माजी में 500 यूनिट के भी इतने बिल नहीं आते थे, 400 यूनिट के भी इतने बिल नहीं आते थे, जितने बिल इन्होंने 100-150 यूनिट वालों को भेजना शुरू कर दिए। तो 300 यूनिट तक इन्होंने बिजली मुफ्त देनी थी, मोटरसाइकिल वालों को पेट्रोल मुफ्त देना था और बेशुमार वादे इन्होंने पाकिस्तानियों से किए थे। महंगाई खत्म कर देंगे, पेट्रोल 70 रुपए लीटर होगा। जिस शख्स ने पेट्रोल 70 रुपए लीटर देने का वादा किया था, उस शख्स के दौर में पेट्रोल के ऊपर जो टैक्स है वही लगभग 125 रुपए का है। इतना इन्होंने कौम के साथ झूठ बोला और फ्रॉड किया। ऐसा ही झूठ और फ्रॉड ये आजाद कश्मीर के लोगों के साथ भी करेंगे। तो ज्यादा उम्मीदें बांधने की जरूरत नहीं है। आप वोट डालना चाहते हैं, निकल कर वोट डालें, लेकिन आप खातिर जमा रखिए। ये लोग कभी अपने वादे पूरे नहीं करेंगे और मैं इस बुनियाद पे कह रहा हूं कि इन दोनों जमातों को लगभग 50-50 साल होने वाले हैं। इनकी सियासत को 50-50 साल लगभग होने वाले हैं और इन्होंने इन 50-50 सालों में कई मर्तबा बारियां लगाई हैं, लेकिन पाकिस्तानियों को इसके बदले में इन्होंने दिया कुछ नहीं। आज का खेल क्या है मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं। अब से थोड़ी देर के बाद कुछ मनाजिर आप देखेंगे सोशल मीडिया पे, पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी के लोग वो मनाजिर डालेंगे। काला चैनल भी इसमें अपना रोल प्ले करेगा। किया यह जाएगा और ये अहकामात जारी किए गए हैं दोनों पॉलिटिकल पार्टीज को कि आपके जितने भी कारकुन हैं, बच्चे बचाए आपके पास, आपने उन्हें वोट डालने का नहीं कहना, आपने उन्हें पहले कतार में लगने का कहना है। कोशिश करें कि 100 लोग, 50 लोग, 200 लोग कतारों के अंदर खड़े हुए नजर आए और वहां पे आप लोगों की वीडियोस बना लें और फिर आप सोशल मीडिया पे डालें कि देखें कितनी बड़ी तादाद में लोग निकले आजाद कश्मीर में वोट डालने के लिए।
देखिए, हर एमएनए या एमपीए के 100, 200, 400 लोग तो अपने जाती होते ही है ना, पंजाब में भी, सिंध में भी। इसी तरह जो आजाद कश्मीर में उम्मीदवार इलेक्शन लड़ रहे हैं, कोई बहुत ज्यादा नहीं तो 100, 200, 300, 400 लोग तो उनके अपने जाती होते हैं, फैमिली बरादरी के करीबी मुलाजमीन ही जो है वो 50-60 बंदा निकल आता है कम से कम घर से ही। तो इन लोगों को खड़ा करके आपने लाइनें बनाकर दिखानी है कि जनाब ये देखें, लाइनों में लोग लगकर वोट डालने के लिए खड़े हैं, ताकि ये तासुर दिया जाए कि आजाद कश्मीर के लोगों ने इलेक्शन के अंदर दिलचस्पी दिखाई है। हालांकि ओवरऑल कोई इलेक्शन में दिलचस्पी नहीं, आपको ये वीडियो थोड़ी देर में नजर आ जाएगी, लेकिन हमारे बहुत सारे दोस्त हैं वो कोशिश करेंगे आजाद कश्मीर से रिपोर्ट करने की। जितना वो रिपोर्ट कर पाएंगे वो करेंगे, जो वो नहीं करेंगे वो हमें बताएंगे या हमारे जैसे और दोस्तों को बताएंगे, तो हकायक आपके सामने आ जाएंगे। इलेक्शन से ठीक एक दिन पहले पीएमएलएन ने अपने पांव पे कुल्हाड़ी मारी, और इस मरतबा कुल्हाड़ी थी इंफॉर्मेशन मिनिस्टर के हाथ में। जो फेडरल इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है उसने बड़ा अजीबोगरीब स्टेटमेंट दे दिया इलेक्शन से बिल्कुल एक दिन पहले। कश्मीरियों को ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी को गद्दार करार दे दिया और भारत के साथ, रॉ के साथ उसके ताने बाने जोड़ दिए। यानी मैं हैरान हो रहा हूं, कोई इतना अक्लमंद भी हो सकता है कि इलेक्शन से बिल्कुल एक दिन पहले वो जिस इलाके में इलेक्शन होने जा रहा है वहां के लोगों को गद्दार डिक्लेयर कर दे। वो ये कह दे कि ये लोग जो है वो इंडिया के साथ मिले हुए हैं या ये पाकिस्तान के खिलाफ साजिशों का हिस्सा है। हमने जी राह का कोई एजेंट और कोई सहूलतकार पकड़ लिया है, पता चला जनाब कि ये सारा काम जो है वो ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के मामलात में हो रहा है और उनके ताने बाने उनके साथ जुड़ते हैं। ये बहुत ही बेवकूफ आदमी होगा जो कोई ऐसी हरकत करेगा। बहरहाल आपके इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने हरकत की है, इसका खुमियाजा तो पीएमएलएन को भुगतना पड़ेगा आज के इलेक्शन में, क्योंकि कश्मीरी इन चीजों को नोट कर रहे हैं, इन चीजों को देख रहे हैं। लेकिन देखिए, इनको एतमाद बड़ा है, एतबार बड़ा है इनको मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट में। इनको पता है कि वहां के जो सेक्टर कमांडर साहब हैं या वहां के जो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ है, जो पाकिस्तान के फील्ड मार्शल साहब, ये लोग हमें जितवा देंगे। पीटीआई वैसे ही मुकाबले से बाहर है, ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी इलेक्शन लड़ ही नहीं रही। तो ये टोटल 4-5 जमातें हैं जो इलेक्शन में, जिनमें खास तौर पर पीपल्स पार्टी का और फजल रहमान साहब का इत्तेहाद हुआ है। पीएमएलएन जो है वो अपना इलेक्शन लड़ रही है और एक इत्तेहाद करवाया गया है मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का और आईपीपी का। तो ये जनाब 4-5 जमातें हैं जिनके लिए मैदान खुला छोड़ा गया है और इन्हीं में सीटें बांट के तो आपस में इनकी हुकूमत बना दी जाएगी। और इनको पता है कि हुकूमत बनाने के लिए हमें अवाम की जरूरत नहीं है, ये तो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट जिनके जूते हम पॉलिश करेंगे वो हुकूमत बनाकर देंगे। तो इसलिए अब ये किसी को गद्दार कहे, चोर कहे, डाकू कहे, लोगों को नाराज करें, इससे इन्हें फर्क कोई नहीं पड़ता। अलीमा खानम नाजरीन जहां जहां पब्लिक में जा रही है, काफी अच्छा उनको रिस्पांस मिल रहा है। उन्होंने 3 मुतालबात सामने रखे हैं, ये तीनों मुतालबात बड़े इंपॉर्टेंट हैं। उन्होंने कहा जी जो हम तहरीक चलाने जा रहे हैं और हमने पार्टी से भी कहा है कि आप प्लानिंग करें और तैयारी पकड़ें, हम तैयार हैं, लोग निकलने के लिए तैयार हैं। हमारा पहला मुतालबा यह है कि इमरान खान का अस्पताल में इलाज करवाया जाए। हमारा दूसरा मुतालबा यह है कि इमरान खान की कैद तन्हाई का खात्मा किया जाए, उनकी मुलाकातें बहाल की जाए, उनके तमाम कानूनी हकूक बहाल किए जाए। तीसरा मुतालबा, उन्होंने कहा जी हमारा तीसरा मुतालबा यह है कि जजेस अगर इंसाफ नहीं दे सकते तो वो अपने घरों को जाए, ना इंसाफी करके मुजरिम ना बने, अदालतें बंद करें और अपने घर जाएं। ना इंसाफी करने वाले जजेस घर जाकर बच्चों को क्या बताएंगे? इमरान खान को जेल में रखने के बदले हराम का पैसा घर ला रहे हैं। जजेस की जिम्मेदारी है कि वो नाइंसाफी के खिलाफ डट जाएं, पूरी कौम उनके साथ खड़ी होगी। ये जनाब अलीमा खानम का स्टेटमेंट है। इसमें ना एक चीज आप और देख लें कि अलीमा खानम ने कहा कि 5 अगस्त को हम एक फैसला कुन मार्का करेंगे। देखें, दोनों की एहतजाज तो दोनों करना चाहते हैं, मकसद भी एक है। चाहे पाकिस्तान तहरीके इंसाफ बतौर एक पॉलिटिकल पार्टी है, बल तो अभी इस वक्त तो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ नाम की कोई पार्टी आई नहीं। अभी तो इक्तदार के अंदर आप तहरीके इंसाफ का इक्तदार या तहरीके इंसाफ का मेंबर आप ये कह तो सकते हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने तो पार्टी फारिग की हुई है।